हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के सफ़र में। और अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो बेयर एक्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में पहले आप थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी हम लोग जाएंगे। तो अभी तक आपने कुछ पॉइंट्स जो बेयर एक्ट के हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखा हमने, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते आगे बढ़े, और आप लास्ट में आपने जो देखा था असेसमेंट देखा था, जिसमें कि असेसमेंट कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सारा कुछ प्रोविजन हमने देखा था। अब हम आ गए हैं अपील्स एंड रिविजन्स। ये सेक्शन 107 हमने क्यों उठाया है, क्योंकि आपको हम लोगों ने लास्ट टाइम असेसमेंट देख लिया था। असेसमेंट के बाद जो ऑर्डर होता है वो भी देख लिया, तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कैसे फाइल करनी है उस पॉइंट पे हमें बात करनी है। तो आइए चलते हैं हम अपने बेयर एक्ट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 107 से 121 तक का इस पार्ट में हम कवर करेंगे, जिसमें आपको अपील अथॉरिटी कितनी होती है, पावर टू रिविजनल क्या है वो देखते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो होता है 107 होता है अपील फॉर अपीलेंट अथॉरिटी। अपीलेंट अथॉरिटी कौन होता है? जो जीएसटी ऑफिसर आपका ऑर्डर पास करता है। ऑर्डर पास करने वाले 3 अथॉरिटी होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखें तो एक सीटीओ, एसी, डीसी, ये 3 लोग आपको ऑर्डर पास करते हैं। टर्नओवर अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपका केस किसके पास जाएगा और कौन डिसाइड करेगा। तो इनके ऑर्डर पास होने के बाद इनके जो सीनियर होते हैं उनके पास जो है अपील फाइल की जाती है इनके ऑर्डर के खिलाफ। तो सबसे पहला सेक्शन 107 अपीलेंट अथॉरिटी जो होता है वो उसी डिपार्टमेंट के ही जो है सीनियर अथॉरिटी होती है, जिसके पास हम अपील फाइल करते हैं। अपीलेंट अथॉरिटी 107 डील करता है। सबसे पहला अपील हमारा यही जाएगा। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय डिसीजन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द स्टेट ऑफ द जीएसटी यूनियन टेरिटरी से अथॉरिटी अपीलेंट अथॉरिटी में भी प्रेस्क्राइब विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच सेड डिसीजन ऑर्डर कम्युनिकेशन ऑफ सच पर्सन। बेयर एक्ट में बताया गया कि अपील आप किसी भी ऑर्डर के खिलाफ 3 महीने तक फाइल कर सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी को। उसके बाद अपीलेंट अथॉरिटी से भी पावर चला जाता है। तो अपीलेंट अथॉरिटी के लिए सबसे पहला हमारा सेक्शन क्या है? जैसे ऑर्डर हमें मिला उसके 3 मंथ्स के अंदर, 90 डेज़ के अंदर 90 नहीं, सॉरी 120 डेज़ के अंदर, क्या कह रहा हूँ मैं यार, 90 तो होगा, सही तो है। 90 डेज़ के अंदर आपको अपील फाइल करनी होगी, ठीक है। The commissioner may, is on motion on the request of the commissioner state of the call, examine the record and proceeding which be rating authority and proceed। मतलब कि इसमें ये लिखा गया है कि कमिश्नर जो होगा आपका, जिसके पास आपने ऑर्डर अपील फाइल किया है, वो उस अपना अधिकारी को कॉल कर सकता है और उससे क्लैरिफिकेशन ले सकता है जो उसने पास किया है, सब कुछ किया है। हाँ, जो उसने ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ कैसे उसने ऑर्डर डिसीजन ऑर्डर में बाई ऑर्डर डायरेक्ट ऑन द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अप्लाई टू अपीलेंट अथॉरिटी विद इन 6 months। इन केस अगर अब देखिए 3 मंथ्स आपको टाइम दिया गया है, लेकिन यही अगर जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं उनको अगर अपील फाइल करनी हो तो उसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है। थोड़ा सा है जो भी है। वेयर, आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेक्शन सब सेक्शन 3 में चलते हैं। वेयर इन द presence of the order of the section authorized officer make applicant to applicant authority deal with the appellate authority where appeals may decision order passes with the authorized appellant the provision of the appeals shall be such application। इसमें यही आपको बताइए ये बात कि जो भी ऑर्डर अपीलेट अथॉरिटी पास करेगा वो उसके ऊपर बाउंड होगा, जो अधिकारी जिसने ऑर्डर पास किया, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। द अपीलेट अथॉरिटी में इफ ही सेटिस्फाई द applicant of the prevent sufficient cause presenting appeal for the 3 months or 6 month as case may be allowed to within the forward period of 1 month। कहने का मतलब ये है कि अपीलेंट अथॉरिटी को 1 महीने का 30 दिन का और टाइम दिया गया है एक्ट में, कि अगर उसको लगता है कि हाँ कोई सफिशिएंट कॉज था जिसमें आप नहीं आ पाए 3 महीने के अंदर या 6 मंथ के अंदर, तो 1 महीने 1 मंथ और आपको एक रिलेशन दे देता है और वही 120 डेज़ का आपको रिलेशन मिलता है। लेकिन ये 30 दिन का टाइम अपीलेंट अथॉरिटी के पास खुद के मतलब सेटिस्फैक्शन पे ही होगा कि अगर वो सेटिस्फाई होता है तो दे सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। एवरी अपील शैल बी हैव सच अ फॉर्म वेरिफाइड इन द मैनर प्रेस्क्राइब। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी सच फॉर्म एज शैल बी वेरीफाइड इन सच मैनर एज बी प्रेस्क्राइब। का मतलब ये हुआ कि
रूल में जिस तरीके से दिया गया है कि रूल में जो जो फॉर्म्स दिए गए हैं, किस तरीके से प्रोसीजर क्या है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम समझेंगे। हालाँकि इससे पहले भी मेरे एक वीडियो इस प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर में अपील कैसे फ़ाइल करते हैं, जीएसटी अपील कैसे फ़ाइल करते हैं। उसमें प्रैक्टिकली हमने करके प्रोसेस बाय स्टेप आपको दिखाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी उस टाइम तक हमारी थ्योरी पार्ट नहीं हुआ था कंप्लीट, बट एट दैट टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच हमने कर लिया था। लेकिन अब इस थ्योरी पार्ट के बाद जो प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे वो ड्राफ्टिंग के साथ करेंगे, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है और किस-किस केस में क्या-क्या ड्राफ्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि अब हम जीएसटी एक्ट को थोरली पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं विथ थ्योरी, विथ प्रैक्टिकल। तो अगर आप वो इसमें बने रहेंगे हमारे साथ, तो आपको एक-एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ तक आ गए हम, जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि 17-18 के नोटिसेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको उसके लिए भी बहुत हेल्प होगी यहाँ से। तो एवरी अपील, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5th पॉइंट पे। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी सच फॉर्म शैल बी वेरीफाई, अभी तो पढ़ा था मैं, अरे यार! तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ पेड इन फुल such a part of the tax, interest, fine, penalty arise implement order implement। कहने का मतलब ये कि जो आपने एडमिट किया है वो फुली पेड होना चाहिए, टैक्स पेड होना चाहिए फुली। सबसे पहले हमने जो अपने जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, उसमें होता है क्या है कि उम, अगर आपको लगता है आपने उसमें एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ, मेरी इतनी लायबिलिटी बनती है, सबसे पहले वो पे करिए। तो पे करना सबसे पहले वो पे करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर अपील एक्सेप्ट होने का पहला कंडीशन ये होगा कि जो आपने टैक्स एक्सेप्ट किया है, उसका जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी जो भी बन रहा है, वो उसको पहले पे कर लें आप। सेकंड, a sum equal of 10% of the remaining amount in disputed arise from the said order subject to maximum of 25 crore in relation to the appeal has been filed। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% आपको जमा करना पड़ेगा अपील फाइल करने से पहले। द सम ऑफ 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टैक्स डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट अमाउंट है उसका 10% आपको टैक्स कैश लेजर से जमा करना ही होगा आपको, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ का मतलब ये हुआ है कि मैक्सिमम जो है आपको 25 करोड़ तक, मान के चलिए अगर 250 करोड़ टर्नओवर, 250 करोड़ की टैक्स का अगर प्रॉब्लम है और उसके लिए अपील फाइल करते हैं, तो उसका 10% बनता है, 250 का 20% बनता है 25 करोड़। तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक, अगर 300 करोड़ का भी होगा तो भी 25 करोड़, और 500 करोड़ का हो तो भी 25 करोड़ ही मैक्सिमम पे करना होगा अपील फीस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेयर द अपलेंट हैज़ बीन पेड द अमाउंट ऑफ सबसेक्शन द रिकवरी प्रोसीडिंग बैलेंस अमाउंट शैल बी डीम टू बी स्टेड। अगर आपने अपील फाइल कर दिया तो जो बैलेंस अमाउंट है, 90% का अमाउंट है, उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग वहीं पे रोक दी जाएगी और मान लिया जाएगा कि उसे रोक दिया गया है। वेयर द एप्लीकेंट हैज द अपीलेंट अथॉरिटी शैल गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एप्लीकेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ बीइंग हर्ड। अपीलेंट अथॉरिटी शैल गिव, मतलब कि अगर आपने अपील किया तो आपको अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकती, आपको सुनेगी और आपके सफिशिएंट कॉज को शो करेंगे अगर आप, तो आपकी अपील को जो है एडजॉर्न करके हियरिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए, राइटिंग के लिए कर लेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम सफिशिएंट कॉज दिखाते हैं उसमें और उसको लगता है कि हाँ, कुछ केस में कुछ तो छूटा है, कुछ तो अमेंडमेंट है, तो इसलिए वो प्रोवाइडेड नो एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स अप टू। अब जीएसटी एक्ट में एक बहुत ही बड़ी चीज़ लगी, जो जैसे कि पुराने पिक्चरों में आप देखते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ते थे, तो जीएसटी एक्ट में उसको हटाने की कोशिश किया गया है। हालाँकि जो अब 3 नए वेयर एक्ट आ रहे हैं, जिसमें कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिमूव करके उसमें भी नए प्रोविज़न यही लाए गए हैं। तो उसमें भी नए प्रोविज़न ऐसे ही लाए गए हैं कि 3 साल के अंदर तक सभी को अपने केस सॉल्व करने होंगे। तो मतलब थोड़ा-सा टाइम और लग रहा है, और ये वाला जो पोजीशन है तारीख पे तारीख वाला, वो हर जगह खत्म हुआ है। तो जीएसटी एक्ट से भी इसको खत्म कर दिया गया है और इसको 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स आपको उसको एडजॉर्न नहीं दे सकते। 3 बार किसी भी केस में आप एडजॉर्न दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। The appellant authority may, at the time of hearing appeal, allow an appellant to the add on ground of appeal not satisfied ground appeal if it is satisfied that the omission of the ground of the। अब यहाँ पे ये बताया गया कि कौन-कौन से ग्राउंड पे अपीलेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ ऐसे अपील जो वहाँ पे नहीं लिए गए हैं या वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं आपके पास, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएँगे। अपीलेंट अथॉरिटी शैल मेक आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी में नेसेसरी पास ऑफ द ऑर्डर। ये सब तो वही बात है कि अगर वो इंक्वायरी करती है, अगर उसे कुछ सही लगता है तो वो ऑर्डर पास करेगी,
और प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एप्लीकेट अथॉरिटी हैव ओपिनियन द टैक्स हैज नॉट पेड नॉट पेड ignorantly रिफंडेड or wrongly availed in the input shall be unless so cause notice or to post order passing अंडर सेक्शन 73-74 आपको अभी तो हम लोगों ने कवर नहीं किया, वो बताएंगे। लेकिन इन केस अभी आप ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी कि इसमें यही सेक्शन दिया गया है कि अपील आप करते हैं, उसके बाद उसका सेल्फ जजमेंट होगा। अपील अथॉरिटी आपके रीजन सुनेगी, देखेगी सबको सही लगता है तो वो आपसे जो सा ऑर्डर हो वो पास कर सकती है। The order of appellate authority disposing of appeal shall in writing shall state the point of determined decision thereon the reason of the decision. वो डिसीजन सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन करेगी। shall be where it is possible to do hear and decide every appeal within a period of 1 year at the date of which filed। जो डेट कहने का मतलब कि 1 साल के अंदर आपको उसके डिसीजन देना है। जो भी अपील फाइल होती है उसको 1 साल के अंदर आपको निपटारा करना है। प्रोवाइड द इश्यूएंस ऑफ द ऑर्डर स्टे ऑन द कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल सच शैल बी एक्सक्लूडेड कंप्लीट। अच्छा, अगर सामने वाली पार्टी ने कहीं से कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से कहीं से ऑर्डर लिया है, स्टे का ऑर्डर ले लिया है, तो वो स्टे का ऑर्डर इस 1 ईयर में काउंट नहीं होगा। ऑन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेट द ऑर्डर पास्ड बाय इट्स अपीलेंट अथॉरिटी रिस्पोंडेंट। जो भी डिस्पोजल ऑफ in case of disposal of appeal the appellate authority shall communicate the order passed by it to appellant and respondent to do adjudicating authority, है ना। जो भी ऑर्डर पास होगा डिस्पोजल जो होगा अपील होगा उसको दोनों को ऑर्डर कॉपी मिलेगी, अपलेंट को भी रिस्पोंडेंट को भी, ठीक है। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय अपलेंट अथॉरिटी शैल बी सेंड टू द जुडिशियल कमिश्नर टू अथॉरिटी डिजाइन बिहाफ। ये एवरी ऑर्डर पास बाय सेक्शन शैल बी 608 113 113 फाइनल पार्टीज। 107 में सब सेक्शन 16 है, 16 की बात हमने बात कर ली है। अब आते हैं पावर टू रिविजनल अथॉरिटी। अब ये देखिए क्या कहता है पावर 108 सेक्शन 108 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121। एक सेकेंड यहीं पे हमें 108 हम करते हैं, 108 कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ पावर टू रिविजनल अथॉरिटी जो होती है अपीलेंट से थोड़ी सी पहले होती है। वो क्या करती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 एंड मे रूल एनी रूल अंडर द देयर अंडर द रिविजनल अथॉरिटी मे on his own motion or upon his permission received the commissioner of state sale commissioner to examine the record of proceeding and he consider the decision of the order passed the state of the subordinate of him। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें मोटा मोटी क्या है, 108 में क्या प्रोविज़न बुक किया गया। 108 में प्रोविज़न ये बुक किया गया कि इन केस आपको लगता है कि आपका ऑर्डर जो हुआ है वो गलत हो गया है या किसी तरीके से एरर ओमिशन हुआ है, तो अब रिविजनल अथॉरिटी के पास भी जाने का आपके पास ऑप्शन है। सेक्शन 117 में क्या है सेक्शन, हाँ 108 में, तो 108 में आप उसमें भी जा सकते हैं। वहाँ पे यहाँ रिविजनल अथॉरिटी के पास जाना एवरी पास रिविजनल अथॉरिटी के पास जाना अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में भी आया नहीं है अभी तक। तो हम लोग रिविजनल अथॉरिटी के पास जाने का कोई मौका ऐसा कुछ किसी भी केस में पहुंचा नहीं, क्योंकि अपीलेंट अथॉरिटी और तक ही काम सारे हो जा रहे हैं। तो मेनली रिविजनल अथॉरिटी के प्रोविज़न है, लेकिन हमको देखना ज़रूर चाहिए कि हमारे माइंड में कब क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसमें पावर टू रिविजनल अथॉरिटी की बात भी बताई है कि इन केस अगर कभी कोई दिक्कत लगती है कुछ होता है तो रिविज़न भी ऑर्डर पे किया जा सकता है। तो ऑर्डर अब ये देखिए यहाँ लिखा रिविजनल अथॉरिटी शैल नॉट एक्साइज एनी पावर ऑफ अंडर द सबसेक्शन द ऑर्डर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू अपील अंडर सेक्शन 107 112 117 the period is not expired on more than 3 years expired of the passing of decision the order has already taken revision earlier the order has been passed exercise the power of मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि रिवीजन का पावर जो है अगर 107 में 107 कौन सा था अपील में, अगर अपील से अपीलेंट अथॉरिटी से कोई ऑर्डर है तो उस पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, 112 में नहीं होगा, 17 में नहीं होगा, 118 में नहीं होगा। और कोई भी ऑर्डर के 3 साल निकल गए हैं 3 ईयर्स तो उस पर भी रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ रहे हैं। रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डिसीजन बताना पड़ेगा किस बेस पे ले रहे हैं। सेक्शन 109 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल एंड द बेंच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अभी तक जीएसटी एक्ट में अपीलेंट ट्रिब्यूनल
का सेटअप नहीं हो पाया है, अपलेंट ट्रिब्यूनल नहीं बन पाया है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है 109 सेक्शन। 7109 एक तरीके से क्वासी जुडिशियल एक तरीके से मेंबर होंगे, इसमें जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा, है ना? और ये जो ट्रिब्यूनल होगा वो एक तरीके से कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है वो एक तरीके से कोर्ट है जीएसटी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 109। अब हम लोगों को या किसी भी चीज़ की अगर आपको लगता है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे, तो आपको ये ट्रिब्यूनल से ही मिल पाएगा कि जुडिशियल रिव्यू उस बारे में कि कैसे, उस बारे में क्या है। तो 109 एक तरीके से अभी एप्लीकेबल तो है, लेकिन बेंचेस इसके अभी बने नहीं हैं, अभी चल रहा है काम इस पे। तो गवर्नमेंट शैल बी रिकमेंड द काउंसिल एंड नोटिफाई द कंस्टिट्यूट द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट। इसमें देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, अभी इनको भी पता है कि अभी तक नोटिफाई नहीं हो पाया है कि किस दिन से इस जो है ट्रिब्यूनल का गठन होगा और ट्रिब्यूनल कब से बनेगी, अभी तक ये हो नहीं पाया फाइनल। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकिन इसका प्रोविज़न मोटा-मोटी यही है कि जो अपीलेट अथॉरिटी के बाद मैं आपको टाइम बेयर बता दूँ, सबसे पहले ऑर्डर पास हुँ। ट्रिब्यूनल में कौन-कौन से केस जाएँगे? हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। अगर 107, 112, 118 में जो भी ऑर्डर हुए हों और जो रिवीज़न करके 108 में जो ऑर्डर हुए, उनके खिलाफ ऑर्डर जाएगा। मतलब डायरेक्ट उसके खिलाफ, डायरेक्ट मतलब कि आपका ईओ के खिलाफ नहीं जाएगा, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी होने के बाद ही इसमें पे आ पाएगा। द पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज नेशनल बेंच ऑफ द स्टेट। ठीक है, ठीक है। बेंच के बारे में बताया गया है कि द नेशनल बेंच जो होगा ये जो होगा दिल्ली में होगा, दैट दिल्ली विच शैल बी प्रेसिडेंटेड ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ द टेक्निकल। इसमें बताया गया है कि एक रीजनल बेंचेज होंगे, हर रीजन में एक बेंच होगा, और एक जो मेन बेंच होगा सेंटर का वो दिल्ली में होगा। ठीक है, जो मेन बेंच होगा, नेशनल बेंच जो होगा वो दिल्ली में होगा, और रीजनल बेंच आपको जो है हर रीजनल बेस पे होगा। और द गवर्नमेंट शैल बी रिकमेंडेड द काउंसिल ऑफ नोटिफिकेशन सच। एक टेक्निकल मेंबर होगा, एक जो है आपका स्टेट मेंबर होगा, और एक जुडिशियल मेंबर है, ऐसा ही है। मेंबर्स तो है इसमें में ना, हमें देखना है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द रिसिप्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट नंबर। ये कहाँ से आया स्टेट, किस ऑर्डर के खिलाफ जाना है आपको ट्रिब्यूनल में? ट्रिब्यूनल का कोई भी अभी प्रैक्टिकल अप्रोच हम करके दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि ट्रिब्यूनल स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही हमने कोई भी, किसी ने कोई भी इस पर कोई काम किया हुआ है। तो अभी तो थ्योरेटिकल अप्रोच ही हमारे पास ट्रिब्यूनल के बारे में है। मैं चाहूँगा कि ट्रिब्यूनल जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, ताकि इसकी भी कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपके सामने ले पाऊँ आ सकूँ। In the absence of member, a bench due to vacancy appeal may be approval of the president state recorded 2 benches। अगर 3 नहीं तो 2 में भी हो सकता है काम। Provided the appeal tax input involve fee, order appeal does not exceed 5 lakh rupees, does not involve any question of law। क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से नीचे का केस है तो डबल बेंच के बन मतलब कि जो है वो भी सुन सकते हैं मेंबर। 108 प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर अपीलेट अथॉरिटी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन की दिया गया है कि कौन कौन इसमें हो सकता है। जुडिशियल मेंबर होगा जो हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, है ना? और ये सब एटलीस्ट लीगल 3 इयर्स का हो। टेक्निकल मेंबर जो होगा वो इंडियन रेवेन्यू कस्टम अधिकारी होगा, कोई गवर्नमेंट अधिकारी होगा। स्टेट जो होगा एडिशनल कमिश्नर रेगुलेटेड टैक्सेस। टेक्निकल मेंबर कौन होगा, जुडिशियल मेंबर कौन होगा, ये सब बारे में बताया गया है। इसको अभी ये सब काम का नहीं है हमारे। प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये हमारे काम का है। सेक्शन 111 प्रोसीजर क्या है। अब देखिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट वेल डिस्पोजिंग प्रोसीडिंग बिफोर अपील, इट इज बाउंड टू प्रोड्यूस प्रोसीड lay down the code of civil procedure 1908 shall be natural justice। हाँ, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन मेड अंडर द अपील ट्रिब्यूनल शैल बी पावर टू गाइड ऑन प्रोसीजर। प्रिंसिपल नेचर ऑफ जस्टिस पे ही इनको काम करना है। मैंने बताया जैसे कि आपकी जुडिशियल एक तरीके से कमेटी है, और इन पे जो है यहाँ पे पावर टू बेस्ड सिविल कोर्ट के सिविल पीसी भी इस पे लागू होता है। समन इन्फोर्सिंग अटेंडिंग एनी पर्सन एग्जामिन टू हिम, ये कर सकते हैं। रिकवरिंग ऑफ डिस्पोजिंग कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस एफिडेविट, और ये सारा इशू हो सकता है। इशूइंग कमिश्नर एग्जामिनेशन हो सकता है। मैडम देने अदर अपील
मे इन्फोर्स सेम मैनर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इसमें हमने देख लिया है, इसमें हम ये देख रहे हैं प्रोसीजर बिफोर अपीलेंट ट्रिब्यूनल कैसे होगा। प्रोसीजर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का भी, अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल एनी पर्सन अगेंस्ट बताया था 107 108 सर भी। दो ऑर्डर है, अगर अपीलेंट अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है और रिवीजन अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है मोटा मोटी, तो हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे अगर उसमें जो है हमारे फेवर की बात नहीं होती है तो, और हमारी बात नहीं सुनी गई है तो वहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ अपीलेंट, हाँ ये एक बार देखना है। रिफ्यूजिंग, हाँ अपीलेंट इट इज रिफ्यूज टू एडमिट एनी सच अपील वेयर टैक्स इनपुट इन्वॉल्व और डिफरेंस ऑफ टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 50,000। 50,000 से कम का है तो ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा, अपील तक ही आपको समझना पड़ेगा। 50,000 कम का हो तो वो लेके आप ट्रिब्यूनल तक नहीं जा सकते, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये कहीं से ये गलत है, ये चीज़ तो नेचुरल जस्टिस से कहाँ आता है कुछ। किसी के लिए 50,000 बहुत है, किसी के लिए 50,000 कुछ भी नहीं है, कुछ के लिए 50,000 किसी ने आज तक देखा भी नहीं है, तो उसके लिए ऐसा लिमिट होना मेरे लिए, मेरा मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। ट्रिब्यूनल सबके लिए होना चाहिए। खैर वो हो जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही है। तो द कमिश्नर में इज ऑन मोशन रिक्वेस्ट और स्टेट कमिश्नर कॉल रिकॉर्ड रिकॉर्ड के लिए बुला सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपको देखने वाला है कि ट्रिब्यूनल कब तक जा सकते हैं। तो अप्लाई अपीलेंट ट्रिब्यूनल विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ सेड ऑर्डर पास बाय डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ, मतलब कि अगर आपको ऑर्डर पास होने के 6 मंथ यानी कि 180 दिन, 90 डेज वहाँ दिया गया है, उसका डबल अपील के लिए अपीलेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के लिए दिया गया है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑथराइज ऑफिसर अपीलेंट ट्रिब्यूनल मतलब ना 180 दिन के अंदर आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। मैं इसको डिटेल में भी एक जब ये प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताऊँगा। इसमें अभी फ़िलहाल आप जैसे कि नंबर ऑफ डेज़ 180 डेज़ आपको अपने ध्यान में रखना कि 180 दिन के अंदर हम अपीलेंट अथॉरिटी के पास ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। नो अपील शैल बी फाइल्ड अनलेस इंटरेस्ट पेड सच अमाउंट फुली पेड, जो आपने एक्सेप्ट किया वो फुली पेड होना चाहिए। सम ऑफ 25%, 25% आपको, वहाँ पे 10% था अपील में, यहाँ 25% जो है मैक्सिमम टू 50 करोड़, वहाँ 25 करोड़ था, यहाँ 50 करोड़ है, ठीक है। तो 25 सीधे डबल कर दिया है, 25 को 50 कर दिया है, 25 को 25% एटलीस्ट आपको पेमेंट करके ही अपीलेंट अथॉरिटी के पास ट्रिब्यूनल के पास जाना है। रिकवरी सैलरी स्टे हो जाएगा जब यहाँ पे केस एक्सेप्ट होगा। तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फाइनेंशियल एवरेज इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से इसके लिए हमको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए हमें। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इस तरीके से। तो अभी तक हम लोगों ने 107 सेक्शन से लेके 112 तक देख लिया, अपील टू ट्रिब्यूनल तक। अपील ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कैसे गठन होगा, अपील कहाँ कहाँ जाएगा, पहले सबसे पहले रिवीजन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला अपील जो जाएगा, सबसे पहले अपील हम फाइल करेंगे, अपील के बाद रिवीजन अथॉरिटी है, अपील रिवीजन के बाद आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में कैसे फाइल करना है, कितने दिन में फाइल करना है, ये टर्म कंडीशन में सारा कुछ देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, और कुछ सेक्शंस और देखेंगे जिसमें हम प्रॉपर समझेंगे कि ट्रिब्यूनल के बाद अपील में कैसे ऑर्डर पास होना, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल कैसे होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू।